सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में पढ़ रहे हैं और उत्तरकालीन मुगल सम्राट के तहत हम लोगों ने मोहम्मद शाह रंगीला तक पढ़ लिया था। मोहम्मद शाह रंगीला के कारण यह भी मैंने बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने में ही सैयद बंधुओं का अंत हुआ था और इसी मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ही निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना भी की थी। यहां एक बात और विशेष जानने वाली यह है कि मोहम्मद शाह रंगीला ही एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अंतिम रूप से भारत में जजिया कर को समाप्त किया था। आप देखते होंगे कि जजिया कर अकबर के बाद और उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में एक बार अकबर के बाद औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। उसके बाद उत्तरकाल में कई मुगल बादशाहों ने उसको लगाया, हटाया, ऐसा किया। लेकिन अंतिम बार अगर ये प्रश्न आ जाए कि जजिया को भारत में अंतिम रूप से हटाने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला ही था। मोहम्मद शाह रंगीला आज हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला जो शासक बना वो अहमद शाह बना। ठीक है ना। ये वही अहमद शाह है जिसने अहमद शाह अब्दाली को परास्त भी किया था। ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो है अगला शासक अहमद शाह बना। अहमद शाह ने सफदर जंग को चूंकि उसने वजीर बनाया, ठीक है ना, लेकिन सफदर जंग चूंकि अवध में बिजी था और अवध में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में लगा हुआ था, इसीलिए उसने निजामुल मुल्क के पुत्र गाजीउद्दीन फिरोज जंग को शासक बनाया, मतलब अपना वजीर बनाया। गाजीउद्दीन फिरोज जंग को बनाया। अब अहमद शाह तो ये नहीं जानता था कि गाजीउद्दीन फिरोज जंग इतना ताकतवर निकलेगा कि हमारे ऊपर ही सत्ता स्थापित कर लेगा। अच्छा, ज्यादातर मुगल बादशाह अय्याश थे तो अहमद शाह भी अय्याश था, बहुत दिन तक मुगल दरबार में दिखता ही नहीं था। ठीक है ना। उसके जमाने में राजमाता जो उधम बाई थी, ज्यादातर सत्ता उनके हाथ में आ गया था। और यही नहीं, अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान कर दिया था। अब बताइए, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि देकर सत्ता में हस्तक्षेप का उसको अधिकार दे दिया, तो वास्तव में अहमद शाह का सत्ता कैसा था इसका अंदाजा आप लगा लेंगे। उसके अलावा राजमाता जो उधम बाई थी, एक जमाने में नर्तकी थी। ठीक है ना। अहमद शाह के काल में ज्यादातर सत्ता राजमाता उधम बाई के हाथ में आ गया। तो एक तरफ तो जावेद खां के हाथ में सत्ता, दूसरी राजमाता के हाथ में सत्ता, तीसरा ये स्वभाव से अय्याश था, कई दिन दरबार में दिखता नहीं था। तो इसकी सत्ता कमजोर होती चली गई और गाजीउद्दीन फिरोज जंग जो वजीर बना था, उसकी सत्ता इसके विरुद्ध धीरे धीरे क्या होती चली गई, मजबूत होती चली। यही कारण है इसके शासन के अंतिम चरण में गाजीउद्दीन फिरोज जंग ने इसको अंधा करवा दिया और इसके बाद गद्दी पर बैठाया आलमगीर द्वितीय को बैठाया। ये वही आलमगीर द्वितीय है जिसके काल में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ और इसी के काल में प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त किया, तो भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव प्लासी के युद्ध से पड़ी। यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ उस समय मुगल बादशाह भारत का कौन था, आलमगीर द्वितीय। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि जब आलमगीर द्वितीय सत्तासीन था और उसी समय प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जब नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर रहे थे, उसी समय भारत पर आक्रमण हुआ अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का, दुरे दुर्रानी। अब अहमद शाह अब्दाली कौन था, मैंने बताया था कि अहमद शाह अब्दाली जो है
वो ईरान के नेपोलियन, जिसको ईरान का शासक नादिर शाह का सेनापति था, और नादिर शाह के बाद उसने स्वतंत्र अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, और अफगानिस्तान के शासक के रूप में उसने भारत पर कई आक्रमण किए, भारत पर कई आक्रमण किए। 1757 में जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सिराजुद्दौला को परास्त कर रहे थे, उसी समय यह दिल्ली को लूट रहा था अहमद शाह अब्दाली। इस यहां तक कि आलमगीर द्वितीय के जान पर बनाया। ठीक है, आप अंदाजा लगाइए कि मुगल सत्ता कितना कमजोर हो गया था। तो आलमगीर द्वितीय किसी प्रकार से अपना जान बचाया अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली वापस गया। उसके कुछ ही दिन बाद जो है आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गाजीउद्दीन फिरोज जंग ने। किसने हत्या कर दी? गाजीउद्दीन फिरोज जंग। लेकिन उस समय जो उत्तराधिकारी था, यानी आलमगीर द्वितीय का पुत्र था शाह आलम द्वितीय, और उस समय पटना में था। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय शासक बना। लेकिन आप यह भी आश्चर्य करेंगे कि शाह आलम द्वितीय उस समय पटना में था, अली गौहर। जब उसको अपने पिता के हत्या की सूचना मिली तो उसने शाह आलम द्वितीय के नाम से अपने आप को मुगल शासक घोषित कर दिया। लेकिन सत्ता तो असल में दिल्ली की गाजीउद्दीन फिरोज जंग जो वजीर था उसके हाथ में थी। अब गाजीउद्दीन फिरोज जंग से शाह आलम द्वितीय इतना डर रहा था कि उसकी हिम्मत नहीं हुई दिल्ली आ जाए। और आपको यह भी जानना चाहिए कि गाजीउद्दीन फिरोज जंग ने शाहजहां तृतीय के नाम से एक व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया। अब यह तो आश्चर्यजनक बात हो गई कि एक साथ मुगल सत्ता के दो शासक, एक शाह आलम द्वितीय जो पटना में था, जो वास्तविक उत्तराधिकारी था, दूसरा शाहजहां तृतीय जो दिल्ली में बैठा था। गाजीउद्दीन फिरोज जंग ने उसको गद्दी पर बैठा दिया। 12 वर्षों तक शाह आलम द्वितीय की हिम्मत नहीं हुई कि वो दिल्ली में प्रवेश कर सके। दिल्ली में प्रवेश करके हिम्मत नहीं हुई। 1772 में मराठा सिंधिया सरदार महादजी सिंधिया के सहयोग से शाह आलम द्वितीय दिल्ली आया और मुगल गद्दी पर बैठा। और यह वही शाह आलम द्वितीय है जो पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, क्योंकि इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों ने, क्योंकि जब प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? इलाहाबाद की संधि की। भले गाजीउद्दीन फिरोज जंग ने किसी को दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन अंग्रेज तो शाह आलम द्वितीय को ही बादशाह मान रहे थे। इसीलिए 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। किसने किया? क्लाइव ने। और क्लाइव ने वह संधि किससे किया? शाह आलम द्वितीय से ही किया। यानी अंग्रेज तो उसे ही बादशाह मान रहे थे। क्लियर है? तो यही कारण है कि 12 वर्षों तक वो दिल्ली नहीं आ पाया कि गाजीउद्दीन फिरोज जंग ने सत्ता स्थापित कर लिया था किसी और को बैठाकर। लेकिन 12 वर्षों बाद यह दिल्ली आया। किसकी सहायता से आया? सिंधिया सरदार महादजी सिंधिया से, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह वही शाह आलम द्वितीय है जिसके काल में 1761 में क्या हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। यह वही शाह आलम द्वितीय है जिसके काल में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और यह वही शाह आलम द्वितीय है जिसके काल में 1803 में लसवाड़ी के युद्ध के बाद दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा, यह वही शाह आलम द्वितीय है जिसके हस्ताक्षर
और वेलेजली के हस्ताक्षर के बाद भारत की पहली करेंसी जारी हुई। यानी भारत की जो पहली करेंसी जारी हुई थी बैंक ऑफ बंगाल ने, जो कागजी मुद्रा, करेंसी कागजी मुद्रा, भारत की जो पहली कागजी मुद्रा जारी हुई थी बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था, उस मुद्रा पर हस्ताक्षर किसका हुआ था? शाह आलम द्वितीय का, और उस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेलेजली, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर से हुआ था। इन दोनों के हस्ताक्षर से भारत की पहली कागजी मुद्रा जारी हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह एग्जाम में पूछेगा कि जब भारत में पहली बार कागजी मुद्रा अंग्रेजों ने जारी किया तो उस पर किस मुगल सम्राट के हस्ताक्षर थे? तो उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय, और उसके साथ लॉर्ड वेलेजली ने भी हस्ताक्षर किया। यह वही लॉर्ड वेलेजली है जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि 1833 के एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना, तो उस समय वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। शाह आलम द्वितीय के बाद जो अगला मुगल बादशाह बना वो बना अकबर द्वितीय। अब यहां फैक्ट क्या है, अगर आवे कि कौन सा मुगल बादशाह पहली बार पेंशनर अंग्रेजों का बना तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा इलाहाबाद की संधि के बाद। लेकिन अगर यह प्रश्न आवे कि अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल सत्ता पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, तो उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय। यानी अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय। लेकिन अकबर द्वितीय के काल की कहावत यह है कि उसकी सत्ता लाल किले तक सीमित थी, बाहर तक नहीं थी, बाहर तो अंग्रेज आ गए थे। पेंशन बड़ा कम था इसका, तो इसने अंग्रेजों से कहा, तो अंग्रेजों कहे भाई हम लोग पास सत्ता नहीं, मुगल वो जो ब्रिटिश सम्राट है वही कुछ कर सकते हैं। यही कारण है उस समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक राम मोहन राय को इसने अपने वहां बुलाया, क्योंकि उस समय भारत के सबसे आधुनिक और विद्वान व्यक्ति राम मोहन राय माने जाते थे। राम मोहन राय को उसने राजा की उपाधि दी, किसने? अकबर द्वितीय ने, और ब्रिटिश सम्राट के दरबार इंग्लैंड भेजा, ठीक है ना, राजा की उपाधि दिया और कहा कि ब्रिटिश सम्राट की दरबार में जाओ इंग्लैंड में, किस लिए? मेरे पेंशन को बढ़वाने का सिफारिश करो, मेरी ओर से जाकर ब्रिटिश सम्राट से मेरे पेंशन को बढ़वाने का काम करो, क्योंकि मेरा पेंशन बहुत कम है, खर्चा नहीं चल रहा है। जिन मुगल बादशाहों का किसी जमाने में तूती बोलता था, उस मुगल बादशाहों के एक बादशाह को अपना पेंशन बढ़वाने के लिए भारत के महान राजनीतिक समाज सुधारक, सामाजिक धार्मिक सुधारक राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट के दरबार में भेजना पड़ा। हालांकि वो बेचारे वहां से वापस भारत नहीं आ पाए, वहीं ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। अब अकबर द्वितीय के बाद जो अगला व्यक्ति गद्दी पर बैठे, अगला मुगल बादशाह, वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। उसने जफर की उपाधि धारण की थी, क्योंकि जिस नाम से वो कविता लिखता था वो जफर नाम से कविता लिखता था, इसलिए उसकी उपाधि हो गई बहादुर शाह जफर द्वितीय। जब भारत में 1857 का संग्राम प्रारंभ हुआ तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1857 के संग्राम में भाग लिया था। इसीलिए अंग्रेजों ने जब 1857 के संग्राम को दबा दिया तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गद्दी से उतार दिया और रंगून निर्वासित कर दिया, जो किसी जमाने में बर्मा की राजधानी थी। और वहीं रंगून में 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और वहीं उसका कब्र है। बहादुर शाह जफर ने बड़ा हृदय विदारक कविता लिखा है कि जफर इतना बदनसीब था कि उसको कब्र के लिए अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं। और इस प्रकार से भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया, अंतिम रूप से पतन हो गया और पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई? अंग्रेजों के हाथ में आ गई, ठीक है ना। जो क्रम बाबर ने शुरू किया था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय तक आकर क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस प्रकार से चूंकि उत्तरकालीन मुगल बादशाहों को समझना
एक कठिन कार्य होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने यह तय किया था कि मैं उत्तरकालीन मुगल बादशाहों को विस्तार से पढ़ा दूंगा। पहले पार्ट में मैंने मोहम्मद शाह रंगीला तक बताया था, दूसरे पार्ट में मैंने अहमद शाह से लेकर वो बहादुर शाह जफरदेती बता दिया। एक नए लेक्चर में आपके समक्ष मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।